इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में इजराइल के लिए ईसाई समर्थन जुटाते हैं और इंजीलवादी ईसाइयों को इजराइल के करीबी सहयोगी मानते हैं। साथ ही आधुनिक यहूदी राष्ट्र की धार्मिक वैचारिक नींव रखने का श्रेय क्रिश्चियन सायोनिस्ट्स को देते हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार युवा इंजीलवादी और प्रगतिशील ईसाई इजराइल की कार्रवाइयों का कम समर्थन करते हैं, जिससे पीढ़ीगत बदलाव दिखता है। ये महत्वपूर्ण संबंध अब यहां से कहां जाएगा? आइए अमेरिकन व्यू जानते हैं। अमेरिकन व्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल एक्शन फंड की चेयर सैंड्रा हैगी पार्कर का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, वॉशिंगटन में इस हफ्ते हो रहा कूफी सम्मेलन इतने अहम वक्त पर हो रहा है, वहां का माहौल कैसा है? माइक, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर वॉशिंगटन डीसी में होना दैवीय संयोग लगता है। बिल्कुल, जब हमने सालों पहले सम्मेलन की तारीखें तय की थीं, तब हमें नहीं पता था कि आज इजराइल और ईरान को लेकर ऐसी स्थिति होगी। तो इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता था। हर कोई सम्मेलन में आने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। हमारे यहाँ करीब 4000 सदस्य हैं जो कैपिटल हिल जाकर अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने को तैयार हैं। ईसाई इंजीलवादी समुदाय इजराइल और उसके लोगों के साथ है। इस समय ऐसा लगता है शायद मैं थोड़ा नाटकीय हो रहा हूं, लेकिन ये इजराइल और ईसाई समुदाय के बीच संबंधों के लिए एक मोड़ जैसा लगता है। मेरा मतलब है, एक के बाद एक सर्वे दिखा रहे हैं कि अब एक विभाजन है कि ईसाई समुदायों में, खासकर युवा पीढ़ी के बीच, इजराइल के लिए समर्थन कम हो गया है। आप इसे किस कारण मानते हैं, और अगर कोई समाधान है तो वे क्या है? बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि अगर हमें ईमानदारी से बातचीत करनी है तो ये कहना सही होगा कि एक पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है और उस पीढ़ी के कुछ लोग ईसाई हैं, है ना? सिर्फ ईसाइयों के दिमाग ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यह एक युवा पीढ़ी है और उन लोगों में से कुछ ईसाई इंजीलवादी समुदाय से हैं। ये कहने के बाद ये भी असामान्य नहीं है कि युवा पीढ़ी अपने से ठीक पहले वाली पीढ़ी के मूल्यों और नैतिकताओं पर सवाल उठाए। ये कोई नई बात नहीं है। ये हर पीढ़ी में ये रुझान देखने को मिलता है। लोग हमेशा अपने से पहले आने वालों के विचारों और आदर्शों को चुनौती देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसे अभी वास्तविक समय में होते हुए देख रहे हैं, और निश्चित रूप से उन विदेशी देशों के प्रभाव के साथ जो इजराइल के लिए और खासकर अमेरिका के लिए मित्रवत नहीं हैं। हमने देखा कि विदेशी प्रभाव किस तरह भड़का रहा है, जो सामान्य रूप से सिर्फ एक तरह का सामान्य पीढ़ीगत सवाल जवाब होता, जैसे कि हमारे लिए क्या मायने रखेगा इस नई पीढ़ी के लिए। समाधानों के लिहाज से हमें कई चीजें करनी होंगी। इसे वैसे ही देखें, अमेरिका के युवाओं की मौजूदा स्थिति स्वाभाविक सक्रियता नहीं, बल्कि पैसे देकर कराई गई अराजकता है। हमें समझना और मानना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी प्रभाव पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी विदेश नीति का टिकटॉक शैली का सरलीकरण सिर्फ पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ है। हम ऐसे दुश्मनों से निपट रहे हैं जो अपनी लड़ाइयों की योजना सहस्राब्दियों में बनाते हैं, और आप जानते हैं अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना है। तो मुझे लगता है कि हमें बातचीत को सही तरीके से इस रूप में रखना चाहिए कि ये असामान्य नहीं है कि युवा लोग अपने से पहले की पीढ़ी पर सवाल उठाते हैं। इसे चीन, कतर, रूस और अन्य जैसे विदेशी प्रभावों द्वारा और बढ़ाया जा रहा है, जो अमेरिकी लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हमारे स्कूलों, हमारी यूनिवर्सिटीज के जरिए वे युवाओं को गुमराह करने और उनके दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इजराइल बुरा है, लेकिन अमेरिका भी बुरा है। और झूठ का मुकाबला करने का तरीका है सच के साथ। आप सच के साथ समझौता नहीं कर सकते। सच वो नहीं है जो मैं कहती हूँ, सच वो नहीं है जो आप कहते हैं, सच वो है जो भगवान कहते हैं। और सच में काला भी है और सफेद भी। इसीलिए हम क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल में खासकर कूफी ऑन कैंपस और देश भर के सैकड़ों कॉलेज चैप्टर्स के जरिए ये सब करते हैं। हम न सिर्फ उन बाइबल की सच्चाइयों पर जोर देते हैं जो बताती हैं कि हमें इजराइल और उसके लोगों के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए, बल्कि तर्क संगत सच्चाइयों पर भी जोर देते हैं। इस मायने में चाहे आप कैसे भी प्रार्थना या वोट करें, अगर आप अपने देश की परवाह करते हैं, अगर आप अमेरिकी विदेश नीति की परवाह करते हैं, अगर आप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह करते हैं, तो तर्कसंगत बात यही है कि आप इस क्षेत्र में हमारे सबसे मजबूत सहयोगी इजराइल देश के साथ खड़े हों।
तो फिर कुछ और सवाल हैं, क्योंकि आप विधायकों और सरकार के साथ बहुत काम करते हैं, इजराइल के समर्थन में कानून पास कराने की कोशिश करते हैं। अभी जो सरकार है वो रिपब्लिकन सरकार है और वही अमेरिकियों से कह रही है कि वही देश जो अमेरिका इजराइल संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कतर, तुर्की और उनके जैसे दूसरे देश, वही इस प्रशासन के अनुसार अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका के सहयोगी हैं। मेरा मतलब है यहाँ विरोधाभास है। आप इसे कैसे सुलझाते हैं? देखिए, कूफा में हमारी रणनीति कभी नहीं बदलती, चाहे ऑफिस में कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो या इजराइल में। और जैसा कि मैंने कहा, सच मायने रखता है। हम इसका मुकाबला कई तरीकों से करते हैं। आपने कानून का जिक्र किया। कुछ साल पहले कूफाई ने यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी कि हमने एक कानून पास किया जिसमें कहा गया कि तुर्की को अमेरिका से F-35 नहीं मिल सकता जब तक वे इतने ज्यादा घनिष्ठ हैं। रूस के साथ और अपनी सेना में ऐसे हथियार शामिल करने से अगर उन्हें F-35 मिलता तो वह अमेरिकी और इजरायली गुणात्मक सैन्य बढ़त कमजोर कर देता। मैं राष्ट्रपति या प्रशासन की ओर से नहीं बोलती कि वे इन लोगों को दोस्ताना बताकर समर्थन चाहते हैं या नहीं, ये उनका मामला है। मायने ये है कि तुर्की के लिए ऐसा करना गैर कानूनी है। कतर के संदर्भ में क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल फिलहाल अमेरिका के स्कूलों में विदेशी प्रभाव सीमित करने पर काम कर रहा है, चाहे वह राज्य या संघीय स्तर पर हो। ये कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहा है। हमने इसे 7 अक्टूबर के बाद पूरे देश में बने धरना शिविरों के रूप में सामने आते देखा। ये हाई स्कूल स्तर पर भी हो रहा है, ये किंडरगार्टन से 12वीं तक भी हो रहा है। और इसलिए हम ऐसे कानूनों पर काम कर रहे हैं जो अमेरिकी शिक्षा में विदेशी प्रभाव के संबंध में न केवल अधिक पारदर्शिता और अधिक खुलासा सुनिश्चित करें, राज्य स्तर पर भी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो बिना राज्यपाल की छूट के इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, इजराइल पर वो अपराध और छुपाने का आरोप है जो असल में अन्य देश कर रहे हैं, जबकि इजराइल ऐसा नहीं करता। एक और बात जो आपने पहले कही थी, मैं उसे यहूदी नजरिए से भी देख सकता हूँ। अगर कोई बच्चा सियोनवादी परिवार में पले तो उम्मीद होती है कि वो भी सियोनवादी बनेगा। अगर नहीं बना तो यहूदी अपराध बोध महसूस होता है कि कुछ गलत हुआ है। आप जानते हैं, ये हर जगह एक पीढ़ीगत बदलाव है। लेकिन जो बच्चे खास तौर पर ईसाई, खासकर ईसाई सियोनवादी परिवारों में बड़े हो रहे हैं, क्या आप वहां कोई खास रुझान देख रहे हैं जिसे उस खास जनसांख्यिकीय समूह में बदला जा सकता है? मैं कहना चाहूंगी कि लोग अपनी पहचान खुद तय करते हैं, लेकिन ईसाई होकर एंटी सायोनिस्ट नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं कि आप बाइबल के बड़े हिस्सों पर विश्वास नहीं करते, जबकि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल एक सियोनवादी दस्तावेज है। जो लोग इस लेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं वे खुद को यहूदी बताते हैं और अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक ईसाई के रूप में हम यह बात तकर के मामले में हर समय देखते हैं। मैं ईसाई हूं और ये मुझे ठेस पहुंचाता है। आप बाइबल के कई हिस्सों में विश्वास नहीं करते, जबकि बाइबल एक सियोनवादी दस्तावेज है। अगर आप सियोनवाद विरोधी हैं तो आप कह रहे हैं कि आप ईसाई नहीं हैं, और इसका कारण एक वाक्य में बताया जा सकता है। ये तथ्य है कि आधुनिक इजराइल राष्ट्र मौजूद है। बाइबल कहती है, क्या एक राष्ट्र एक दिन में जन्म ले सकता है? ये तथ्य कि आधुनिक इजराइल राष्ट्र अस्तित्व में है, और ये तथ्य कि यहूदी दुनिया भर से वहां रहने के लिए आए हैं, जबकि वे वहां 3000 वर्षों से लगातार रह रहे हैं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि बाइबल सच है और भगवान असली हैं। यही कारण है कि इजराइल राष्ट्र का विरोध होता है। इसी कारण अमेरिका, अमेरिकी विशिष्टता और उन यहूदी ईसाई मूल्यों जिन्होंने हमारे राष्ट्र की नींव रखी का विरोध होता है, क्योंकि अगर इजराइल नहीं है तो बाइबल झूठी है और भगवान असली नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं, दुश्मन हैं, चाहे वो विदेशी हों या देशी, जिन्हें अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए यही सच चाहिए। हमने बहुत बात की कि क्या गलत हुआ, अब बात करते हैं कि क्या सही हो रहा है और अलग अलग स्तरों पर क्या अच्छा चल रहा है। और हमने इसे देखा खासकर अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान और वहां के मजबूत संबंध में। ये यहाँ कई स्तरों पर अब भी मजबूत बनी हुई है। अगर आप हमें थोड़ा विस्तार से बता सकें कि कूफी अब तक क्या कर रहे हैं और आपकी विशेष शाखा एक्शन फंड यहाँ उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है, और इसमें जो अवसर हैं, और सच कहूँ तो इस समय ऐसा करने में जो चुनौतियां हैं।
बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। बिल्कुल नहीं। ट्विटर असली दुनिया नहीं है, हम ये जानते हैं। सही है। और जहां तक अच्छी बातों की बात है, तो ज्यादातर अमेरिका अब भी इजराइल के पक्ष में है। चाहे वो आपकी आस्था के अनुसार किसी खास सोच की वजह से हो, या फिर इसलिए कि आप समझते हैं कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि आपको इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, जो कि उस क्षेत्र में हमारी पहली रक्षा पंक्ति है, तो यह एक सकारात्मक बात है। जहां तक बात है कि कूफी क्या कर पाया है, मैं एक खास उदाहरण के बारे में बात करूंगी। 7 अक्टूबर के बाद वो 2024 की वसंत ऋतु थी, और उस समय इजराइल 6 महीने से युद्ध में था और उसे कोई भी आपातकालीन सैन्य सहायता नहीं मिली थी, जबकि उसे इसकी जरूरत थी। यहाँ हम मुख्यतः रक्षा प्रणालियों की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को गोली या हथियार न देने की बात करना चाहते हैं, तो वो अलग चर्चा है। अगर आप अपने दोस्त को एक ढाल से वंचित करने के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से एक अलग मामला है। और कूफाई ने सिर्फ 6 दिनों में अपने 300 से अधिक सदस्यों को अमेरिका के हर राज्य से, जिसमें अलास्का और हवाई भी शामिल हैं, वॉशिंगटन डीसी जाने के लिए जुटा लिया। उन लोगों ने सचमुच वॉशिंगटन में जितना समय बिताया, उससे ज्यादा समय उन्होंने विमान में बिताया। हमने रविवार रात को हाल ही में चुने गए स्पीकर माइक जॉनसन से मुलाकात की। सोमवार को हमने प्रतिनिधि सभा के 90% से अधिक सदस्यों से मुलाकात की, जो हमसे मिलने के लिए तैयार थे, ताकि हम इस काम को पूरा करने की जरूरत के बारे में बात कर सकें। और उस हफ्ते के बुधवार तक वो विधेयक, जो पहले ही सेनेट में पारित हो चुका था, प्रतिनिधि सभा में भी पूरी तरह से पारित हो गया, और लगभग 14 अरब डॉलर की आपातकालीन सैन्य सहायता इजराइल भेजी जा रही थी। बाइबल कहती है, जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। यहूदी लोगों ने हमें पूर्वज, बाइबल, मरियम, यीशु और यूसुफ जैसे आध्यात्मिक आशीर्वाद दिए हैं। हमें गैर यहूदियों को भौतिक और ठोस तरीकों से आशीर्वाद देना चाहिए। लोग पूछते हैं वो क्या है? ये एक प्रमुख उदाहरण है कि हम अपने लोगों को संगठित करके अपने विश्वास का अभ्यास कैसे कर रहे हैं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि अमेरिका और इजराइल के बीच कोई दूरी न आने दे। मैं आपसे राय नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर चाहें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना पर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन व्यापक मुद्दा यह है कि उन्होंने अमेरिकी यहूदी समुदाय के साथ संबंध मजबूत करने की कीमत पर ईसाई समुदाय को अपने पक्ष में किया। वो जब भी अमेरिका आते हैं तो अक्सर ईसाई संगठनों से मिलते हैं, लेकिन यहूदी संगठनों को शायद ही कभी समय देते हैं। मैं जानता हूं कि कूफाई कम से कम बड़े आयोजनों में यहूदी नेताओं का स्वागत करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के स्तर पर या व्यापक स्तर पर कूफी और उसके अमेरिकी यहूदी समकक्षों के बीच संबंध कैसे हैं? और क्या वहां कुछ तनाव है जो इजरायली सरकार के कथित पक्षपात की वजह से है? मैं अंत से शुरू करूंगी और पीछे की ओर जाऊंगी। नहीं। और आप जानती हैं, पास्टर हेगी 1948 में अपनी मेज पर बैठे थे और रेडियो पर सुन रहे थे जब इजराइल राष्ट्र का जन्म हुआ था, और उनकी माँ ने उनकी ओर देखा और कहा, यह दुनिया के इतिहास का बाइबल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मुझे नहीं लगता उस समय बेंजामिन नेतन्याहू और पास्टर हेगी मिले थे। तो ये कहना कि कोई राजनेता पूरे संप्रदाय का समर्थन प्राप्त कर सकता है, वर्तमान प्रधानमंत्री का जरा भी अपमान किए बिना, मुझे लगता है कि ये उनकी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है। ये ऐसी चीज है जो पीढ़ियों से हमारे विश्वास की बुनियाद में गहराई से बुनी गई है। ABP क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल 2006 में शुरू हुआ, जबकि पास्टर जॉन हेगी ने 1981 में इजराइल के सम्मान में एक कार्यक्रम शुरू किया था। ये इजराइल पहली बार जाने के बाद की बात है, जब उन्होंने सोचा, हम हजारों सालों से लड़ रहे हैं, मैं ईसाइयों और यहूदियों को कैसे एक कर सकती हूँ। इजराइल को सम्मानित करने के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों से क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल की शुरुआत हुई। इनमें से कोई भी चीज नहीं होती अगर पास्टर हेगी का एक रब्बी, जिनका नाम रब्बी आर्ये शाइनबर्ग था, जिनकी पुण्य स्मृति को नमन, के साथ रिश्ता और दोस्ती ना होती। रब्बी शाइनबर्ग ने कहा, हम दुश्मनों से कैसे निपटना है जानते हैं, लेकिन अगर ये आदमी हमारा दोस्त है तो। इससे ईसाई यहूदी रिश्ते की दिशा बदल गई। वो वाक्य, अगर ये आदमी हमारा दोस्त है तो, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल की शुरुआत से लेकर आज तक एक लगातार चला आ रहा सूत्र है।
हमारे यहूदी भाई बहन, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ना कि इसलिए कि हम हर बात पर सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि हम एक बात पर सहमत हैं। हमें गर्व है कि इस साल क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल समिट में पहले से ज्यादा सैकड़ों लोग यहूदी समुदाय और पूरे अमेरिका व इजराइल से आ रहे हैं, क्योंकि अब खासकर 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया में वे जानते हैं कि असली दोस्ती कैसी होती है। जब इजराइल और यहाँ के यहूदी समुदाय को मुश्किलें आती हैं तो वे कूफा की ओर देखते हैं और देखते हैं कि हमारा समर्थन अडिग है, और उससे भी बढ़कर हम उस पर और भी डट जाते हैं। स्थानीय यहूदी समुदाय और व्यापक यहूदी समुदाय के साथ हमारी दोस्ती पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही। इस बारे में बात करते हुए फिर यहूदी ईसाई संबंधों के संदर्भ में राजदूत माइक हकाबी, जो कि अमेरिका के इजराइल में राजदूत हैं, मेरा मतलब है पूरी तरह से कट्टर जायनिस्ट। यहाँ तक कि उन्होंने भी कई बार सामने आकर इजरायली सरकार की आलोचना की है, खासकर उन मामलों में जब इजराइल में ईसाइयों पर हमला हुआ है या जब भेदभाव के अन्य मामले सामने आए हैं। तो उन्होंने इस मामले में भी इजरायली सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या आपको लगता है कि जब ऐसे घटनाएं होती हैं तो इजरायली अधिकारियों की तरफ से पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है? मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कोई देश पूरी तरह परफेक्ट है। मैं मानती हूं कि आप अपने दोस्तों के बारे में भी टिप्पणियां कर सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। कोई भी जो ये कहता है कि अगर आप इजराइल की आलोचना करते हैं तो आप यहूदी विरोधी हैं, वो बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, और ये सच नहीं है। हर इजरायली को अपनी सरकार की आलोचना में महारत हासिल है। तो अगर आप सच में किसी के अच्छे दोस्त हैं तो आप सही और गलत दोनों बातें बता सकते हैं, और यही राजदूत माइक हकाबी ने किया है। मैं कहूंगी, एक अमेरिकी के रूप में इजराइल को क्या करना है बताना मेरा काम नहीं। राजदूत हकाबी की खास भूमिका है कि वे हमारे देश का संदेश मित्र देश इजराइल तक पहुंचाएं। एक अमेरिकी के तौर पर मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि मेरा देश अमेरिका और इजराइल के बीच कोई दूरी ना बनाए। इजराइल एक लोकतंत्र है। इजराइल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, और इजराइल और उसके मतदाता किन्हें नेसेट में बैठाना चाहते हैं, ये पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन हम यहाँ बने रहेंगे चाहे कोई भी सत्ता में हो। मैं आपके कूफा के विशेष विंग, एक्शन फंड और विधायी मामलों और प्रयासों पर वापस आना चाहता हूं। ये अभी एक नाजुक समय है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि कुछ रिपब्लिकनों की तुलना में अधिक प्रगतिशील डेमोक्रेट्स चुने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने हैं कि कुछ वोट संकीर्ण बहुमत में इजराइल से दूर हो सकते हैं। जब आप हाउस और सेनेट में कानून पास करवाने जाते हैं, सोच और दिल बदलने की कोशिश करते हैं, तो इस संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं? ये आपके लिए आसान नहीं है। आप अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं? मुझे लगता है कूफा को खास बनाता है हमारे समर्थकों की सक्रियता और इस मुद्दे के लिए उनकी तत्परता। और अगर मैं आपका दिल और दिमाग नहीं बदल सकती तो भी ठीक है, लेकिन मुझे आपका वोट जरूर बदलवाना है। और अगर मैं आपका वोट नहीं बदल सकती तो शायद आपके क्षेत्र में काफी संख्या में कूफाई सदस्य हैं जो आपको फिर से चुनने के मामले में अपना वोट बदल देंगे। और यही अमेरिकी व्यवस्था का तरीका है, और यह बहुत खूबसूरत बात है। इसे ही व्यवहार में लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन हम एक पोस्ट कोविड दुनिया में अपने नेताओं को वास्तव में जवाबदेह ठहराने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि लोग अब एक दूसरे से आमने सामने मिलना ज्यादा नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ये बात की मतदाता अब भी इतनी परवाह करते हैं कि वे कैपिटल हिल तक आते हैं, न कि सिर्फ प्रस्तावों या अच्छी अच्छी बातों के लिए, बल्कि ये कहने के लिए कि अरे चलिए अनारा के बारे में बात करते हैं। आइए एमओयू और आपके पास जो भी आगे आ रहा है उसके बारे में बात करें। आइए डटकर खड़े हों और अपना पक्ष दर्ज कराएं। अगर 2015 में JCPOA को लेकर चिंता थी, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट होकर भी आप अपनी बात मजबूती से रखें, और ये सुनिश्चित करें कि रिकॉर्ड पर मौजूद कानून, खासकर इनरा का सम्मान किया जाए, और जो भी आगे आ रहा है वो कांग्रेस की मंजूरी से ही गुजरे। आइए तुर्की के बारे में बात करें। आइए F-35 लड़ाकू विमानों के बारे में बात करें। आइए ग्रीस, मिस्र और अन्य साइप्रस देशों पर चर्चा करें जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने के बाद अब वे रणनीतिक रूप से अहम हो गए हैं। हमें क्षेत्र के अन्य जलमार्गों पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए अमेरिकी इजरायली सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करते हैं।
आइए इस धारणा को खत्म करें कि इजराइल सैन्य कल्याणकारी राज्य है, जबकि असल में वो हमारे हथियारों को आजमाने के लिए अपने सैनिकों का उपयोग करता है। हम वे हथियार बनाते हैं, वे उन्हें और बेहतर बनाते हैं और फिर वो तकनीक हमारे साथ साझा करते हैं। हमें अपने किसी भी सैनिक को भेजे बिना और एक भी अमेरिकी खून बहाए बिना अमेरिका ने कभी इजराइल पर पैसा खर्च नहीं किया, वो सिर्फ इजराइल में निवेश करता है। हमें हमेशा सच और तथ्यों के साथ आना चाहिए, और अगर आप इसे किसी और नजरिए से देखेंगे तो हम आपको ये समझाने का मौका देंगे कि ऐसा क्यों है। अगर आपका मन नहीं बदला तो हम वोट बदल देंगे। आप जानते हैं कि ये मजेदार है कि आप ऐसा कह रहे हैं। मैं लगातार, खासकर युद्ध के दौरान, इस दोहरी प्रणाली के बारे में बात करता हूं जिसे राष्ट्रपति ट्रंप विदेशी मामलों से निपटने में अपनाते हैं, और वो इस कूटनीतिक रास्ते पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं। बातचीत के रास्ते खुले रखें और सैन्य विकल्प भी अपनाएं। अगर कूटनीति ना चली तो ये आपका इंतजार कर रहा है। वे कभी एक रास्ते से नहीं हटते, दोनों रास्तों पर साथ चलते हैं। लगता है आप भी विधायकों से ऐसे ही निपटने की बात कर रहे हैं। संवाद के रास्ते खुले रखें और समाधान खोजें। अगर हम नहीं करते तो आपके लिए वहां कुछ इंतजार कर रहा है। क्या यह सही है? मेरा मतलब है, इसका मतलब डराने का नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है, लेकिन यही हकीकत है, बस ऐसा ही है। इन मतदाताओं ने आपको वोट दिया है, आपको उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर आप मतदाताओं की इच्छा नहीं मानते तो वे आपके बारे में राय बदल सकते हैं, और ये ना तो कोई बड़ी खबर होनी चाहिए और ना ही विवादास्पद। मुझे लगता है हर रिश्ते में ये जरूरी है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ देखा। लोग MOU और आगे क्या होगा इसे लेकर परेशान हैं। मैं तब तक परेशान नहीं जब तक सैन्य सामान उस क्षेत्र से जाता नहीं देख लेता। अभी वे वही हैं, बंदूकें तनी हैं। मैं देखना चाहूंगी आगे क्या होता है। आपको अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से भी वही जवाबदेही मांगनी चाहिए। ये तरीका 250 साल पहले बना था, तब भी और अब भी काम करता है। वे अब भी कूफाई सदस्यों से मिल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और चाहे आप हमसे सहमत हों या नहीं, मुझे लगता है कि बातचीत का मौका देना जरूरी है। लोग अब बातचीत करना नहीं जानते। वे हर एक बिंदु पर सर्वसम्मति की मांग करते हैं जिस पर लोग सहमत हो सकते हैं, इससे पहले कि हम किसी एक मुद्दे पर आगे बढ़ सकें। अगर हम भी अमेरिका और इजराइल के दुश्मनों की तरह एकजुट हो जाएं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या केयर और कोड पिंक समान हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ उनकी इजराइल राष्ट्र के प्रति जहरीली नफरत ही समान है, इसलिए वे एक साथ आने को तैयार हैं। इसी तरह सभी अमेरिकी जो अमेरिकी सुरक्षा और इजराइल से रिश्ते को महत्व देते हैं और मानते हैं कि ईरान क्षेत्र के लिए बुरा है, उन्हें इन मुद्दों पर एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और असली बदलाव लाना चाहिए। खुद कूफाई के संदर्भ में क्या आप सदस्यता में वृद्धि देख रहे हैं? और जब आप ये बात रखते हैं कि इस संगठन में इजराइल के प्रति एक ऐसी निष्ठा है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता, तो क्या आपको सदस्यों के बीच कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है कि अरे हम इस बारे में चिंतित हैं, हम उस बारे में परेशान हैं कि यहाँ भी कुछ बदलने की जरूरत है? या फिर आप वास्तव में संगठन के दायरे में इजराइल के प्रति वही एकनिष्ठ समर्पण देख रहे हैं? क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल में, खासकर युवाओं में, हमारी वृद्धि हो रही है। मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोग, खासकर युवा लोग जिनसे महामारी के दौरान बहुत कुछ छीन लिया गया था, अब जुड़ने के लिए, कुछ करने के लिए और सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर के बाद जब उन्होंने इजराइल के खिलाफ विरोध देखा, अब उन्हें समझ आ गया कि दांव पर क्या है। हम केवल निरंतर वृद्धि ही देख रहे हैं, हम केवल निरंतर उत्साह भी देख रहे हैं। इजराइल राष्ट्र के साथ जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, वो सब पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। इजराइल एक चमत्कार है, इजराइल चुना हुआ है, इसके लोग चुने हुए हैं। यहूदियों ने ये अपने लिए नहीं चुना था। सर्वशक्तिमान भगवान ने ये उनके लिए चुना ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि वो कितने चमत्कारी भगवान हैं। तो हम जानते हैं कि भगवान सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल में हम हर जगह, समुदाय, चर्च, कॉलेज या कांग्रेस, हर रूप में यहूदी विरोध का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम जुलाई में DC में ऐसा करने को उत्सुक हैं।
सैंड्रा हैगी पार्कर, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल एक्शन फंड की अध्यक्ष, आपका हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। हम आपको निश्चित रूप से शहर में और कांग्रेस के गलियारों में भी देखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने अपने दिन में से समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अगले हफ्ते फिर से डीसी से हमारे साथ जुड़ें और अमेरिकन व्यू जानें।